पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस 1 ओम ये सब डिफाइन कर दिया था। अब इसमें छोटा सा एक स्टार पॉइंट लिखिए, आप समझाता हूँ, पहले आपको स्टार पॉइंट लिखवाता हूँ। इफ वी प्लॉट वी आई ग्राफ फॉर एक सब्सटेंस या कंडक्टर, then a straight line is observed passing from the origin. मतलब क्या है बताता हूँ, पहले आप लोग उसको लिख लो। ड्रॉ करिए। फ्रॉम द ओरिजिन विच वेरीफाई ओम्स लॉ। देखिए इसका मतलब क्या है, आपकी बुक में ना एक क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने ये लिखवाया है अभी। पहले मैं बताता हूँ इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है, ये ग्राफ जो बता रहा हूँ मैं, फिर क्वेश्चन पे आता हूँ जो आपकी बुक में है। देखो होता क्या है कि ना, अगर हम किसी भी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर क्या होते हैं मैं भी बताता हूँ आप लोग को, उसकी डेफिनेशन पे आता हूँ। किसी भी कंडक्टर के लिए मैं वी आई ग्राफ बनाऊं, वी आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का ग्राफ बनाऊं, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, देखिए होता क्या है, सपोज करिए आपके पास एक वायर है, या अपने घर पे एक्सपीरियंस कर लीजिए। सपोज करिए आप ना क्या करना, जैसे मैं आपको पिछली बार बता रहा था, मैं पढ़ा रहा था ओम्स लॉ। आप घर पे क्या करिए, एक वायर लीजिए और इस वायर को आप ज्वाइन कर दीजिए एक बल्ब के साथ और एक बैटरी ले लीजिए, कुछ सेल ले लीजिए। अब क्या करिए, और यहाँ पर आप जो है वो एक एमीटर लगा लेना करंट नापने के लिए, और लगा लेना पैरेलल में आप लोग वोल्ट मीटर, ठीक है। अब क्या करना, आप पहले तो सपोज करिए कि आपने सेल लिया है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का सेल लेना, और आप देखोगे वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा, वो एमीटर नाप लेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से आ गया, करंट कितना बन रहा होगा वो आपको बता देगा ये एमीटर आपका, ठीक है। अब सपोज करो आपने इस बैटरी के बदले 20 वोल्ट की लगा दी बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज के साथ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट भी चेंज होता है। तो इस बार डिफरेंट करंट बनेगा क्योंकि आपने इंक्रीज कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, वो करंट आप नाप लोगे एमीटर से। फिर आप ऐसे ही इंक्रीज करते जाओ अपना बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट जो बनता जाएगा हर केस में वो नापते रहिए। इस पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यूज आएंगी और जो करंट आपको मिलेगा, उन सब का आप ग्राफ बनाना। आप हमेशा देखोगे कि ग्राफ एकदम स्ट्रेट आएगा, पॉइंट्स को ज्वाइन करना ऐसे मैथ्स में करते हैं, ग्राफ के एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि ओम्स लॉ एकदम करेक्ट है। ओम्स लॉ कहता है ना कि भाई आई प्रोपोर्शनल टू वी, लास्ट टाइम लिखा था हमने, ये वो दिखाता है जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो, करंट ज्यादा बन रहा है, इसलिए ग्राफ एकदम स्ट्रेट आ रहा है। तो आपकी बुक में भी क्वेश्चन यही है, उसने बुक वाले ने क्या किया है, एक टेबल दे रखी है आपके बुक में, उसने डिफरेंट वैल्यू दे रखी है पोटेंशियल डिफरेंस की और डिफरेंट वैल्यू दे रखी है करंट की। आपको बस ग्राफ बनाना है। तो आप जैसे मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं, वी की वैल्यूज यहाँ लिखिएगा, करंट की वैल्यूज यहाँ लिखिएगा और ज्वाइन करना, देखना स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है ग्राफ का, भाई ओम्स लॉ एकदम करेक्ट है, आप देखेंगे। फिर वहीं पर उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे कि ना ग्राफ के थ्रू आप रेजिस्टेंस फाइंड करिए। ग्राफ आपने बना लिया, वहां पर आपको फिर बताना है रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसी क्वेश्चन में आपको पता है क्या पूछा गया, और वो बोल रहा है कि ना ग्राफ बनाने के बाद रेजिस्टेंस भी फाइंड करिए ग्राफ के थ्रू।
रेजिस्टेंस भी फाइंड करने को बोल रहा है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो R का फॉर्मूला कितना होता है? V अपॉन आई। आप क्या करना, इस ग्राफ में कोई भी दो जो वैल्यूज होंगी करंट की और जो दो वैल्यूज होंगी पोटेंशियल डिफरेंस की, आपको वो ग्राफ वो टेबल देगा बुक वाला। सपोज करो उसने आपको वैल्यू दी एक 1 वोल्ट और करंट दिया उसने 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो उसने आपको दिया 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया 1 एम्पियर। तो कोई भी दो लगातार सक्सेसिव वैल्यूज लेना पोटेंशियल डिफरेंस की और सक्सेसिव वैल्यू लेना आप लोग करंट की, उनका डिफरेंस कर देना। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस करना, उसे मैं डेल्टा वी कह रहा हूँ। और जो दो लगातार वैल्यूज करंट की हैं उनको माइनस करना, डेल्टा आई कह रहा हूँ। और उनको डिवाइड करना, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब भी आप किसी ग्राफ में से रेजिस्टेंस फाइंड करोगे, दो सक्सेसिव वैल्यूज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की माइनस करके डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप लिख लो R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा आई कैन बी यूज्ड टू फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ में से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। अब हम लोग ना इस चैप्टर में कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और रजिस्टर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंडक्टर्स होते क्या है ना, तो आप लिखिए क्लासिफिकेशन लिख लो, बल्कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर on the basis of resistance। रेजिस्टेंस के हिसाब से मैं आपको अब बताता हूँ कि कंडक्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर कॉमा रजिस्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के हिसाब से हम तीनों के बारे में समझते हैं। देखो भाई, आप लोग को पता है कि गोल्ड एक मेटल होता है ना, हम सब जानते हैं। हम गोल्ड से जो है वायर भी फॉर्म कर सकते हैं करंट पास करने के लिए। वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे, बात अलग है, बट गोल्ड के वायर भी बन सकते हैं। ठीक है, आयरन के वायर भी बन सकते हैं, ये हम सब जानते हैं क्योंकि मेटल है। बट कभी कार्बन का वायर नहीं बनता, कभी सल्फर का वायर नहीं बनता। रीज़न क्या है? रेजिस्टेंस। एक्चुअली होता क्या है, जो मेटल्स होते हैं ना आपके, जैसे गोल्ड है, ये आयरन है, कॉपर वगैरह होते हैं हमारे पास, इनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस लो होने की वजह से इन्हें हम लोग कंडक्टर बोलते हैं और इनके वायर बनते हैं। कंडक्टर बेसिकली वो होता है जिसका रेजिस्टेंस कम हो और जिसके वायर हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे बेटर कंडक्टर कौन होता है आपका? वो होता है आपका सिल्वर, बट वो काफ़ी महंगा होता है, तो हम कॉपर का यूज़ कर लेते हैं। तो सिल्वर और कॉपर क्या है आपके? कंडक्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है इन लोगों का, इसलिए। बाकी जो आपके मैं दिखा रहा था आपको, ये सल्फर और ये आपका जो है कार्बन हो गया, ये प्लास्टिक वगैरह होते हैं, ये सब जो होते हैं इन्हें हम लोग इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। इंसुलेटर क्यों बोलते हैं इनको हम लोग? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली काफ़ी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है इनका रेजिस्टेंस, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस होता है इनका, इनको इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब कहलाते हैं आपके इंसुलेटर। इनके बीच में आपका एक आता है रजिस्टर्स, वो भी दिखाता हूँ। ये आपके कहलाते हैं रजिस्टर्स, इन्हें हम रजिस्टर्स बोलते हैं। आप लोगों ने इनका यूज़ भी किया होगा, अब छोटे मोटे स्कूल, अपने जब स्कूल में पढ़ते थे आप लोग, है ना, अभी 8th-9th की क्लास में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करवाया टीचर लोगों ने आपको, है ना, या आप अब जब 12th में होगे तो आप इनका काफ़ी यूज़ करोगे। रजिस्टर्स कहलाते हैं आपके। अगर आप लोगों ने अपने कभी टीवी का कोई रिमोट ख़राब हो गया, कभी देखना, उसके पीछे ऐसी चीज़ें लगी होती हैं,
अपना फ़ोन का चार्जर ख़राब हो गया, उसमें ऐसा चीज़ लगी होती है, ये रजिस्टर्स कहलाते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, इनका मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है, ना काफ़ी कम कंडक्टर की तरह, कंडक्टर का काफ़ी रेजिस्टेंस कम होता है, और जो अभी डिस्कस कर रहे थे इंसुलेटर्स, उनका तो काफ़ी हाई होता है, इनका मॉडरेट होता है, उनके बीच में होता है। तो ये आपके रजिस्टर्स होते हैं जो एक अच्छा खासा, ना तो काफ़ी कम ना काफ़ी ज़्यादा, मॉडरेट रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। और जब हमें कहीं पर मॉडरेट रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो इनका यूज़ करते हैं। हमारे फ़ोन का चार्जर जो होता है उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगाना होता है, तो इसका यूज़ करते हैं, है ना। टीवी का जो आपका रिमोट है उसमें भी ये लगाते हैं ताकि कुछ रेजिस्टेंस इसमें बना रहे। जहाँ हमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर्स कहलाते हैं आपके। जनरली इन्हें हम एलॉयज़ के मिक्सचर से बना देते हैं, एलॉयज़ वगैरह के मिक्सचर से इनको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3 सब्सटेंस हो जाते हैं आपके। तो पहले हम लोग कंडक्टर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कंडक्टर्स कौन होते हैं। कौन होते हैं कंडक्टर्स? दो सब्सटेंस which have very low resistance, जो काफ़ी लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर्स कहलाते हैं। दो सब्सटेंस विच है वेरी लो रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल क्या होता है आपके कंडक्टर्स का? सबसे बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर है या कॉपर है? तो एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा, सबसे बेस्ट कंडक्टर्स ही होते हैं। फिर आपके आते हैं बीच में रजिस्टर्स।